ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट डीपीडी यानी डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। अगर आप वेसल से इंपोर्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि तरह तरह से लोग डिलीवरी मांगते हैं। कोई कहता है मेरे को आईसीडी पे दो दो डिलीवरी, कोई कहता है मेरे को सीएफएस पे डिलीवरी चाहिए, कुछ लोग उसमें से ये भी कहते हैं डीपीडी पे डिलीवरी दीजिए यानी कि डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। तो आज मैं इसमें डिटेल से जानूंगा और जो कंटेनर आप वहां से लोगे डीपीडी उसका जो खाली होगा वो फैक्ट्री में होगा, यानी फैक्ट्री डी स्टफिंग भी आपको यहां से समझ में आ जाएगी। स्टफिंग भी इसी से रिलेटेड है, डी स्टफिंग आपने सुना होगा होप इसके बारे में। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा डीपीडी किस तरीके से वर्क करता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आप इसको अपने फैक्ट्री तक ला सकते हैं इंपोर्ट होने पर, कहां कहां पे क्लियरेंस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, डॉक्यूमेंट में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, कहां पे क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कहां पे फ्रेट फॉरवर्डर हैंडल करता है, कहां पे कस्टम हाउस एजेंट करता है, और उसके साथ ही खर्च कितना आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कंटेनर के लिए जो बॉन्ड वगैरह लगता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो जिससे आपको टीपीडी से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको डीपीडी का जो मोटा मोटा प्रोसेस है वो बता दूं, फिर उसके बाद मैं डीप में जाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। तो पहले आपको मोटा मोटा पिक्चर समझ में आ जाना चाहिए डीपीडी कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सपोज कीजिए कोई भी शिपमेंट किसी बाहर कंट्री से इंडिया आ रहा है, वहां से डिस्पैच हो गया, लेकिन वो वेसल से आ रहा है, किससे आ रहा है, शिप से आ रहा है। वो इंडिया टर्मिनल में आएगा। टर्मिनल में आने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको क्लियरेंस कराना होगा। सीएफएस पे क्लियरेंस कराओगे, आप बोलोगे मेरे को सीएफएस पे डिलीवरी चाहिए, आईसीडी पे डिलीवरी चाहिए। इन दोनों पे मैंने वीडियो बना के रखी है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैंने डीपीडी पे अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, तो मैं डीपीडी पे जाऊंगा, इसी की प्रोसेस की बात हो रही। तो आपने कहा कि भाई ऐसा है, मेरे को डीपीडी डिलीवरी चाहिए, डायरेक्ट पोर्ट से डिलीवरी चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, वहां पे क्लियरेंस होगा। क्लियरेंस होने के बाद आपको वो कंटेनर मिल जाएगा। कंटेनर मिलने के बाद आपके वो फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री में आप उसको खाली वगैरह करोगे, सब कुछ आपका हो जाएगा, आपको सामान मिल जाएगा। उसके बाद आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको ये जो कंटेनर है कहां भेजना है, यानी कि ये जो कंटेनर है वो शिपिंग लाइन आप ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते। आपको फ्री पीरियड दिया जाता है, 14 दिन, 21 दिन, 10 दिन, जैसा भी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। फला फला जगह पे इसको भेज देना। जब आप इसको भेज दोगे उसके बाद जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, डीपीडी आपको समझ में आ गया। किसी भी कंट्री में देखिए, सबसे बड़ी चीज वेसल में एक चीज बड़ा कॉमन है और बहुत ही अच्छा भी है। अब किसी भी कंट्री में इंपोर्ट होता है तो जो फंक्शन है वेसल से रिलेटेड वो काफी हद तक सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो इंटरनेशनली वर्क करती है, शिपिंग लाइन इंटरनेशनली वर्क करती है, तो उनको समझने में इजी हो। थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, जैसे आईसीडी है तो बाहर क्या कहते हैं, ड्राई पोर्ट भी कह देते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है काफी हद तक सिमिलर होता है। तो डीपीडी की यहाँ पे बात करें, डीपीडी ही क्यों, अब डीपीडी के बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं सीएफएस में कब डिलीवरी लेना चाहिए, आईसीडी में, अगर आपको चाहते हो तो बताना, कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उस पर अलग वीडियो बनाने के लिए। पर डीपीडी में क्या है कि भाई जल्दी से डिलीवरी हो जाती है, डायरेक्ट पोर्ट से डिलीवरी हो जाती है, तो इसलिए ये बेनिफिट होता है। आदमी सोचता है कि मेरा फुल कंटेनर आ रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपका एफसीएल आ रहा है, चाहे 20 फीट हो चाहे 40 फीट हो, हाई क्यूब हो, कोई भी हो, अगर आपका फुल कंटेनर लोड आ रहा है तो आप डीपीडी कर सकते हो। लेकिन आपने सोचा कि मेरा एलसीएल आ रहा है, फिर भी मैं ले लूं, जल्दी से डिलीवरी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सीएफएस से आईसीडी में आपको भिजवाना पड़ेगा। इस तरीके से वो प्रोसेस होता है। तो डीपीडी फुल कंटेनर में होता है, ये बस आपको याद रखना है। यहां तक आपको क्लियर होगा हो। अब चलते हैं आगे और इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज लेते हैं। तो इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे इसके प्रोसेस के। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो शिपमेंट आ रहा है इंडिया या किसी भी कंट्री में आ रहा है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व हो सकती हैं, तभी आपको प्रोसेस थोड़ा क्लियर होगा। तो सबसे पहला क्या है, शिपिंग लाइन। शिपिंग लाइन मतलब जो शिपिंग, जिसकी खुद की शिप है, जो कैरियर है वो, और इन्हीं का कंटेनर भी होता है। उसके अलावा एक होता है फ्रेट फॉरवर्डर, जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा फ्रेट फॉरवर्डर का। फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से आप शिपमेंट को ला रहे हो। उसके बाद जब वो शिपमेंट आ जाता है तो उसको क्लियरेंस कौन करता है, सीएचए, जो कि इनका सीएचए होता है, इंपोर्टर का, ये इसके बिहाफ पे करता है। अगर आप डिलीवरी लेते हो किसी एफटीडब्ल्यूजेड में, किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये सीएचए जो है, आप इसी के हेल्प से जो आपका वेयर हाउसिंग जोन है वहां पे डिलीवरी लोगे तो कंसाइनी वो हो जाएगा, और जो केयर ऑफ में रहेगा वो इंपोर्टर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। कोई शिपमेंट है, वो किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट हो गया, वो वहां से डिस्पैच हो गया। अब डिस्पैच होने से पहले बहुत सा प्रोसेस होता है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं डिस्पैच होने के बाद की बात कर रहा हूं। शिपमेंट डिस्पैच हो गया, शिपमेंट जैसे ही डिस्पैच हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से हुआ।
फ्रेट, क्योंकि जितना भी खर्चा उठाया था इन्होंने इंपोर्टर ने हुआ था, फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से शिपमेंट डिस्पैच हो गया। जैसे ही शिपमेंट वहां से निकला, ये इससे पूछेगा, पहला पॉइंट आप देख सकते हो, ये इससे पूछेगा कि भाई बताइए मूवमेंट क्या है, आपको कहाँ पे डिलीवरी चाहिए, सीएफएस पे चाहिए, आईसीडी पे चाहिए, टीपीडी पे चाहिए। मैंने आपको पहले आपको डिटेल दी है क्योंकि आपने पोर्ट तक ही बुक किया। मतलब ये फ्रेट फॉरवर्डर जो है, इससे आपने जो कोटेशन लिया है कि आप मुझे जो है फला फला, मान लो चाइना से आ रहा है तो चाइना से इंडिया के मुंबई पोर्ट तक डिलीवरी चाहिए, बस उसके बाद जैसे ही ये पोर्ट तक पहुंचा देगा तो इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इंपोर्टर का सीएचए हैंडल करेगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, इससे पूछा गया इंपोर्टर से, भाई बताओ क्या किस तरह की डिलीवरी चाहिए, तो जो इंपोर्टर है वो तुरंत ही उस मेल में ही उसको ऐड कर देगा, किसके, अपने सीएचए को कह देगा भाई रिप्लाई करो, आप बताओ कैसे आप क्लियरेंस कराओगे, क्योंकि क्लियरेंस अल्टीमेटली किसे कराना है, सीएचए। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहिए, अगर आपको एक अच्छा सीएचए मिल गया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपकी जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है, क्योंकि सीएचए को बहुत ही डीप नॉलेज होती है। अब जैसे फ्रेट फॉरवर्डर है वो मल्टीपल कंपनी में काम कर रहे हैं और सब कुछ ये बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है। सीएचए जो है, जो बिल्कुल जो कस्टम ऑफिसर्स है उनके एकदम पैर के करीब होते हैं, उनको सब कुछ पता है। क्या होता है, ऑफिसर बदलते रहते हैं, पर सीएचए वहीं पर रहते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं वहीं पर रहते हैं, तो बहुत ही इसको हर चीज पता होता है, जो चीज आप कैसे भी फंसेगा ये आपका हैंडल कर देगा। तो एक सीएचए आप अगर अच्छा ढूंढ लिए तो आपकी जिंदगी हमेशा जिंगल आला रहेगी। खैर, तो आपने इससे कहा कि भाई बताओ कहाँ पे डिलीवरी ले, किस तरीके से आप क्लियरेंस कराना पसंद करोगे, ये सीएचए को डिसाइड करने दीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सीएचए यहाँ पे एग्जाम्पल भी करिए, कहेगा कि ऐसा है मुझे डीपीडी डिलीवरी चाहिए, किससे कह रहा है, फ्रेट फॉरवर्ड है तो, क्योंकि मेल में अटैच कर दिया, मुझे क्या चाहिए, डीपीडी पे डिलीवरी चाहिए, और उसके साथ ही वो अपना पोर्ट कोड शेयर कर देगा। हर अगर यहाँ पे आप डिलीवरी ले रहे हो, जैसे एफटीडब्ल्यूजेड में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां का एक पोर्ट कोड होता है, या एससीजेड में ले रहे हो तो वहां का एक पोर्ट कोड होता है, नॉर्मल ले रहे हो हर जगह एक पोर्ट का कोड होता है, तो वो कोड भी शेयर करेगा। कौन करेगा, सीएचए करेगा। उसके बाद उसको वो क्या करेगा, जो ये सारी डिटेल उसके साथ शेयर कर देगा कि मैनिफेस्ट आप फाइल करो, और उससे कहेगा मुझे ईटीए और कैन दो। ये मैंने आपको बताया है पहले भी, कैन यानी कार्गो अराइवल नोटिस, इसे कहते हैं प्री अलर्ट मेल भी आप समझ सकते हो। तो प्री अलर्ट मेल में क्या होता है कि अब ये मैंडेटरी कर दिया गया इंडिया में कि शिपमेंट आने से पहले, यानी 48 घंटे या 2 दिन 3 दिन पहले आपको एक प्री अलर्ट मेल, यानी कि जो शिपमेंट ला रहा है फ्रेट फॉरवर्डर, उसको एक प्री अलर्ट मेल भेजना होगा इंपोर्टर को, जिससे वो क्या करे, पहले से क्लियरेंस का जो सारा चीजें वो पहले से करके रखा रहे, जिससे डिले ना हो पोर्ट पर। सब कुछ क्या है, डिले को रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आप देख सकते हो, अब क्या है, डीपीडी पे पोर्ट कोड की इसने शेयर कर दिया सीएचए को, एफएफ ने। अब फ्रेट फॉरवर्डर जो है ये करेगा शिपिंग लाइन। अब शिपिंग लाइन कट देखिए, यहाँ पर शिपिंग लाइन का बड़ा जो प्रोसेस होता है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे जैसे शिपिंग लाइन चेंज होगी उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बहुत से शिपिंग लाइन क्या है, ओडेक्स ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सीएचए, फ्रेट फॉरवर्डर और इंपोर्टर सब आपस में जुड़े होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना सब कुछ चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो, इसलिए ओडेक्स को भी यूज करते हैं। कुछ लोग मैनुअली मेल कर करके भी चलाते हैं, वो शिपिंग लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इससे कहेगा भाई ऐसा है कि ये जो फला फला शिपमेंट आ रहा है इसका मैनिफेस्ट हम फाइल करेंगे, आप ये डीपीडी है, आप इसको क्या करो, पोर्ट कोड है, ये सारा डिटेल है, हम डिलीवरी यहां तक लेंगे। इनकी रजामंदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शिपमेंट क्या है, अभी इनके कस्टडी में है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेगा, ये इनको कहेगा कि ठीक है आप ओडेक्स पे हो तो ओडेक्स पे रिक्वेस्ट कर दो, या मेल पे हो तो मेल पे रिक्वेस्ट कर देगा, और उसके बाद ये जो है ओके कर देगा। ओके करने के बाद एक स्क्रीनशॉट इसको दे देगा, या आपको कुछ भी डिटेल ऐसी दे देगा, सबका अलग अलग होता है। जो स्क्रीनशॉट का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, इसको दे देगा कि ये है, देखिए आपका जो डीपीडी है वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, आपकी डिलीवरी यहाँ पर होगी। तो उसके बाद जो फ्रेट फॉरवर्डर है वही स्क्रीनशॉट है वो इसको दे देगा, उसके साथ साथ ईटीए की मतलब एस्टिमेट टाइम टू अराइवल, इतने टाइम तक आपके यहाँ आ जाएगा शिपमेंट, इस पोर्ट पर फला फला पोर्ट है यहाँ तक आ जाएगा। क्लियरेंस कराने के लिए आपको पहले से सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। कैन भी दे देगा, उसके साथ साथ एफसी यानी कि फ्रेट सर्टिफिकेट, मैंने फ्रेट सर्टिफिकेट पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपको क्लियरेंस कराना है तो फ्रेट सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। फ्रेट सर्टिफिकेट भी जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो सीएचए को दे देगी। यहां तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ जगह नहीं बनी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको और देखना है, डीपीडी का मैंने यहाँ लिखा है
कि फुल कंटेनर शिपमेंट यानी एफसीएल के लिए होता है, मैं पहले आपको बता दिया। उसके अलावा 48 घंटे में क्लियरेंस कराना पड़ेगा। अब देखिए पहले से ही इन्होंने अभी शिपमेंट आया नहीं, इतना सब कुछ हो गया, इन्होंने इनको ईटीए दे दिया, कैम कॉपी दे दी, फ्रेट सर्टिफिकेट दे दिया, ये सब क्यों कर रहे हैं कि शिपमेंट आए उसके बाद 48 घंटे के अंदर जो सीएचए का टास्क है उसे क्लियरेंस कराना है। सीएचए का टास्क है, इंपोर्टर का टास्क है, जिसका भी कह दो, उसे क्लियरेंस कराना है। अगर क्लियरेंस नहीं हो पाता, 48 घंटे से डिले होता, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वो सीएफएस पे भेज देंगे। पहले से आपसे पूछेंगे फला फला सीएफएस का ऑप्शन ले लेंगे, आपको सीएफएस पे भेज देंगे, सीएफएस से फिर आप क्लियरेंस कराओगे, 8-9 दिन आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। उसके साथ ही साथ तीसरा आता है डीपीडी की डिलीवरी लेने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है। वो एक अलग टॉपिक है कि कौन, हर कोई डीपीडी पे नहीं ले सकता उसका। अगर आप नहीं ले सकते तो आप किसी एफटीडब्ल्यूजेड के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि उनके पास भी होता है कि मिनिमम इतना लोड होना चाहिए, महीने में इतना कंटेनर हो, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके साथ नीचे में आपको ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये मैंने आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है डीपीडी डिलीवरी, जो फ्रेट फॉरवर्डर ने इससे शेयर किया है। आप देख सकते हो ये जो वेसल की डिटेल है, ये सारी डिटेल है, और इसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फ्रेट फॉरवर्डर ने इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि मुझे जो डिलीवरी चाहिए डीपीडी पे चाहिए, /SCZ/CFS, तीनों चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डीपीडी पे डिलीवरी चाहिए, और पोर्ट कोड भी वगैरह डिटेल जो है आप देख सकते हो। ये जो पोर्ट है, ये देख सकते हो आप, पोर्ट वगैरह भी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगी आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। अगर मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पिछले स्लाइड में हमने देख लिया था कि कैसे इसने ईटीए वगैरह शेयर कर दी। अब उसके बाद छठवां प्रोसेस, फला फला तारीख को आना है, सीएचए को पता चल गया, सीएचए को तैयारी करना है। उसके बाद ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है, एक होल्डिंग डीडी का, एक बॉन्ड का एक फॉर्मेट शेयर करेगा सीएचए से। अब सीएचए को शेयर किया है कि भाई ऐसा है, आप जो है ये मेरे को करके दो, चाहे आप दे सकते हो, कंसाइनी भी करके, यानी कि जो इंपोर्टर है वो दे सकता है, और अगर आप किसी एफटीडब्ल्यूजेड में ले रहे हो तो वो भी करके दे सकता है कि आप फला फला है। कि इसमें देखिए सिक्योरिटी क्यों लग रही है, सबसे पहले चीज, आप उनका कंटेनर ले जा रहे हो, कंटेनर आपके बिहाफ पे कौन करेगा, फ्रेट फॉरवर्डर करेगा। फ्रेट फॉरवर्डर को कौन देगा, शिपिंग लाइन देगी, शिपिंग लाइन आपको देगी। तो इस तरीके से प्रोसेस है, तो ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो, तो ये आपसे साइन कर ले। पर ये ऑप्शनल है, क्योंकि आजकल कुछ शिपिंग लाइन में ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट बॉन्ड से जो होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसी पे काम चल जाता है। तो ये ऑप्शनल है, डिपेंड अपॉन द शिपिंग लाइन। उसके बाद क्या, अगर ये डीडी की वगैरह जरूरत पड़ी तो ये अपनी तरफ से उसको देगा। मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये इसको शेयर कर देगा फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा, इसको अपना इंडोज बीएल देगा। क्या देगा, इंडोज बीएल। अब इंडोज बीएल क्या होता है, देखिए जो बिल ऑफ लेडिंग, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब शिपमेंट आता है तो उसको ट्रैक करने के लिए बिल ऑफ लेडिंग होता है। जैसे एयर में एडब्ल्यूबी होता है, वैसे इसमें बीएल होता है, इसे एफबीएल भी कहेंगे। तो उसमें क्या करेगा, इंडोर्स कर देगा, मतलब फ्रेट फॉरवर्डर पीछे गया उसके साइन कर देगा, आगे साइन कर देगा, स्टैम्प कर देगा, यानी मेरे तरफ से ये हो गया, इंडोर्स हो गया। साथ ही वो उससे भी साइन करा लेगा, जो शिपिंग लाइन आ रही है वो भी साइन करके देगा उस पर कि ये लो भाई। अब देखो, जब तक ये सब अपना स्टैम्प नहीं करेंगे, इंडोर्स नहीं करेंगे, तो क्लियरेंस परफॉर्म नहीं होगा, कि सबकी रजाबंदी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये दोनों शिपिंग लाइन फ्रेट फॉरवर्डर ने करने के बाद क्या कहेगा, कस्टम हाउस एजेंट से कहते भाई आप भी इसमें साइन करके दो। तो कस्टम हाउस एजेंट जो है अपना स्टैम्प करके देगा। जो इंपोर्टर होगा उसको भी उसमें इंडोर्स करना पड़ेगा, यानी अपने कंपनी का स्टैंप लगाना होगा। सोचो कितने लोगों का स्टैंप है, जितने लोगों के पास जा रहा है सबकी रजामंदी चाहिए, इसलिए सबका इंडोर्समेंट हो गया। उसके बाद आप नवा पॉइंट देख रहे हो, इंपोर्टर ने भी इंडोर्स कर दिया है, और जब ये इंडोर्स हो गया, सारी डिटेल इसको शेयर कर दिया, किसको, सीएचए ने फ्रेट फॉरवर्डर को शेयर कर दिया, और उससे कहा कि भैया ऐसा है, मेरे को बॉन्ड कॉपी दो। अब बॉन्ड कॉपी क्या होता है, देखिए, कंटेनर की सिक्योरिटी का बॉन्ड कौन भरेगा, कंटेनर किसका है, शिपिंग लाइन का। शिपिंग लाइन किसको डिलीवरी कर रही है, फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर किसको डिलीवरी करेगा, कस्टम हाउस एजेंट को। कस्टम हाउस एजेंट किसको डिलीवरी करेगा, इंपोर्टर को। तो जो बॉन्ड का एग्रीमेंट है, वो जो सीएचए चाहे वो भी और शिपिंग लाइन के बीच में भी हो सकता है, इंपोर्टर और शिपिंग लाइन के बीच में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, फ्रेट फॉरवर्डर और इनके बीच में होगा। ये इसको अंडरटेकिंग दे देगा कस्टम हाउस एजेंट। तो ये क्या करेगा, इससे कहेगा भाई मेरे को बॉन्ड कॉपी दो। तो आप देखोगे 10वां पॉइंट, बॉन्ड कॉपी कौन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर कर रहा है कि भाई ये आपका जो शिपमेंट है ये लीजिए, ये एक मैं बॉन्ड इशू करेगा। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो स्टैम्प ड्यूटी के साथ होगा, और उसके साथ साथ जो बैंक है वो भी वेरीफाइड होगी कि फला फला, उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा
कि आप के जो क्लियरेंस होने के बाद इतने दिन में आप कंटेनर आपको यहाँ तक पहुंचाना है, इतना आपका फ्री पीरियड डे है, अगर नहीं होता है तो आपको इतने चार्ज लगेंगे, ये बॉन्ड का जो है वैल्यू जो है हम रख लेंगे, सारी डिटेल वगैरह होगा। उसके बाद जैसे ही जो कंटेनर वापस पहुंचेगा, वो ये एम्प्टी कंटेनर जो है इंपोर्टर भेज देगा, तो ये अपनी तरफ से उसको क्लियर खत्म कर देगा, वो बॉन्ड वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डर ने क्या किया, एक एग्रीमेंट रेस किया शिपिंग लाइन के और फ्रेट फॉरवर्डर के बीच में, ठीक है, कस्टम हाउस एजेंट के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में हुआ है। उसके बाद 11वां पॉइंट क्या है, ये जो बॉन्ड कॉपी है वो शेयर कर देगा सीएचए, यानी इसके साथ जो भी इंपोर्टर है सीएचए दोनों मेल पर हैं, उनके साथ कर देगा। अब वो जैसे ही बॉन्ड कॉपी होगा वो कहेगा कि भाई ऐसा है, मेरे को डीओ चाहिए। क्या चाहिए? डिलीवरी ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवरी ऑर्डर, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। अब यहां पर देखिए फुल कंटेनर लोड में यहां पर 2 डिलीवरी ऑर्डर जनरेट होगा। एक डिलीवरी ऑर्डर में जिसमें शिपिंग लाइन कहेगा टर्मिनल से, जो भी इंडिया में पोर्ट है, कि भाई हमारा ये जो कंटेनर है वो आप फला फला फ्रेट फॉरवर्डर को जनरेट करिए, ठीक है, उसे कहेंगे हाउस डीओ। उसके बाद एक होगा लीनियर डीओ। उसमें क्या होगा कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है वही टर्मिनल में वो उससे कहेगा कि भाई ये जो हमें अब कस्टडी मिल गई है, इसका जो डिलीवरी होगा वो आप फला फला कस्टम हाउस एजेंट जो ये हैं इनको डिलीवरी करना है। तो यहाँ पर 2 डीओ की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13 पॉइंट, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि पहले तो इसको लीनियर का डीओ चाहिए। सबसे मेन चीज क्या, अभी कस्टडी इसके पास है, तो ये डिलीवरी ऑर्डर जनरेट करने में बहुत टाइम लगाता है। क्यों? रीजन क्या है, देखिए डिलीवरी ऑर्डर तब तक ये जनरेट करेगा जब शिपमेंट आ जाएगा। मैनुअली शिपमेंट इंडिया के पोर्ट पर आ गया, फिर भी नहीं करेगा, तब तक वेट करेगा जब वो पोर्ट छोड़ेगा, जब वो पोर्ट वेसल जो होती है वो पोर्ट छोड़ देगी, उसके पहले तक ये सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ पहले से रखा है। लेकिन जब तक वेसल छोड़ नहीं देगा तब तक डीओ लीनियर वाले नहीं देंगे, तब तक वो रोक के रखे रहेंगे, चाहे आप कितना भी फॉलो अप कर लो। उसके बाद सपोज कीजिए वेसल जो है वो पोर्ट से छोड़ के डिस्चार्ज हो गई, सामान उतर गया, अब ये जो है इसको क्या करेगा, डीओ दे देगा। डीओ जैसे ही इसको मिला फ्रेट फॉरवर्डर ने, इसने अपने लेटर हेड में भी एक डीओ बनाया और सेम चीज वहां से लिया, ऑनलाइन ई डीओ भी होता है, वो इसको इसके कंसाइनी और जो सीएचए है इसको शेयर कर दिया। अब इसको जो है डीओ वगैरह सब कुछ मिल गया, शिपमेंट भी आ चुका है, ये सारे डॉक्यूमेंट जितना इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जितना भी चीज था सारा लेके उस टर्मिनल पे जाएगा, वो क्लियरेंस परफॉर्मेंस करेगा। क्लियरेंस किस तरीके से होता है वो अलग टॉपिक है, क्लियरेंस वगैरह सारा कराएगा। मैंने आपने इस पे पहले क्लियरेंस पे शायद मैंने वीडियो बना के भी रखी है, वो क्लियरेंस कराएगा, वहां पे क्लियरेंस जाएगा, कस्टम ऑफिसर के पास जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा, पहले से भी सारा करके रखा हुआ है। और उसके बाद 16वां पॉइंट देखते हैं, तो जब क्लियरेंस हो जाएगा, हाँ यहाँ पर एक और पॉइंट आपको जानना होगा, देखिए जब अब यहां से इंपोर्टर का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी टीपीडी आदमी यूज करता, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। तो ये जो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहां से क्लियरेंस होने के बाद शिपमेंट यहां से इसके फैक्ट्री तक जाएगा, ये खर्चा कौन बेयर करेगा? सारा खर्चा कौन करता है? इंपोर्टर ही बेयर करता है। तो ये जो खर्चा है ये पहले ही जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जो सीएचए है इनसे अप्रूवल ले लेगा कि ये भैया मैं यहाँ पे ये ट्रेलर लगाऊंगा, इस ट्रेलर में इतना इतना खर्चा आएगा, इतना टाइम लगेगा, आप पहले अप्रूव करोगे, उसके बाद लैशिंग वगैरह भी होगी, तो सारा चीज उसमें डिटेल होगा, तब उसके बाद जो है ये शिपमेंट यहां से निकलेगा। तो ये पॉइंट मिस था, मैंने अलग से बता दिया। सपोज ये सब कुछ हो गया, इसने अप्रूव कर दिया, हाँ ठीक है इतना पैसा लगेगा, नेगोशिएशन वगैरह करना है या और भी कहीं से कॉस्ट लेना चाहिए, ले सकता था। उसके बाद वो यहाँ पे डिस्पैच हो जाएगा, इसके फैक्ट्री में आ जाएगा। फैक्ट्री में आने के बाद क्या, उसका सील वगैरह कटेगा, उसमें जो है सारा सामान निकालेगा, फोटोग्राफ वगैरह जब लोड होती है, स्टफिंग होती है, उसमें भी होती है, उसको भी जो चेक कर लेगा कि उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। उसके बाद सपोज कीजिए उसने अपना जो सारा माल था उतार लिया, उसके अलावा उसके बाद अब जो डीओ था कौन सा, लीनियर डीओ। लीनियर डीओ में सारी डिटेल होगी कि आपको कहां पे वो शिपमेंट भेजना है, कितने दिन में भेजना है। सबसे बड़ी चीज होती है यहां पर, आपको मैं पहले बता दूं कि कितने दिन आपको फ्री पीरियड मिलता है। तो आप डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर आप जब फॉरवर्डर से नेगोशिएशन करो तो आप उससे कह दो मुझे 21 दिन का फ्री पीरियड चाहिए। अब 21 दिन का फ्री पीरियड मतलब शिपमेंट आ गया तो 21 दिन तक इसको टाइम है कंटेनर न लौटाने का, उसमें वैलिडिटी लिखी होती है डीओ में, तब तक इसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे जैसे डिले होगा तो लगेगा। अब क्या होता है, जैसे मार्केट बहुत हाई होती है तो ये लोग क्या करते हैं, अब 21 मांगोगे तो 15 दिन ही देंगे, 12 दिन देंगे। वो पहले से आप एग्रीमेंट कर लो फ्रेट फॉरवर्डर के साथ, पूरा अप्रूवल ले लो मेल पे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत हाई होती है, कंटेनर की शॉर्टेज हो जाती है, तो 5 दिन से ज्यादा नहीं देते हैं, और उसमें क्या होता है आपको थोड़ा बहुत लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि डिले हो ही जाता है, क्लियरेंस में हो जाता है, कहीं ना कहीं डिले हो जाता है।
तो ईडीओ जैसे इसने जनरेट की, समझ लीजिए जैसे लिनियर ने ईडीओ जनरेट की, वहां से जो है मीटर चालू हो गया। अब आपको उसके हिसाब से कंटेनर वापस डिलीवरी करना है। तो कंटेनर का भी शॉर्टेज है, इसको भी देखना हुआ है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उससे पहले से कर लीजिएगा जो भी एग्रीमेंट वगैरह है। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ से आप क्या करोगे, जो ईडीओ में यानी लीनियर ईडीओ में सारी डिटेल है कि आपको कौन से यार्ड में भेजना है, वो आपके नियरेस्ट का ही डिटेल दिया जाएगा पहले ही आपको। आप वहां पे उसको एम्प्टी यार्ड में भेज दोगे। जब आपको वहां से भेजोगे तो वहां से एक आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा। आप ये कह सकते हो वो एक रिसिप्ट है। क्या है? रिसिप्ट है। अभी इसका पैसा फंसा हुआ है ना फ्रेट फॉरवर्डर को, क्योंकि इसने जो बॉन्ड है साइन किया था, बैंक की डिटेल लगी थी, उसको भी अपना पैसा रिफंड लेना है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, जब ये क्या नाम है सीएचए जो है वो क्या है पेमेंट कर देता है फ्रेट फॉरवर्डर को, उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है, जब सारा कुछ हो जाता है, ये रिसिप्ट मिल जाती है, तो उसको वो पेमेंट वापस कर देता है सीएचए को। आपको आईसीडी में ज्यादा ये चीज देखने को मिलेगा, डीपीटी में कम मिलती है। तो अब क्या करेगा, वो जो रिसिप्ट इसको मिल गई कि फला फला शिपमेंट मैंने फला फला यार्ड में दे दिया है, वो उसको भेज देगा फ्रेट फॉरवर्डर को। किसको? फ्रेट फॉरवर्डर को भेज देगा। और 19 पॉइंट आप देख सकते हो, वो जो है जो रिसिप्ट है वो शिपिंग लाइन को भेजेगा, भैया आपका कंटेनर यहाँ पे डिलीवरी हो चुका है, ये लीजिए, हमारा बॉन्ड कैंसिल हो गया है। अगर पेमेंट कर चुका होता तो पेमेंट वापस कर देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता। उसके बाद क्या हो गया, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। और ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है ये इसको बिल कर देगा। किसको कर देगा? इंपोर्टर को। इसको जितना भी खर्चा आया है सब कुछ इसके भी आपको किसने किया? फ्रेट फॉरवर्डर ने किया। तो ये इसको बिल कर देगा। वो मैं आपको बिलिंग भी दिखा दूंगा मेरे को कितना खर्चा आया। उसके बाद ये जो क्लियरेंस परफॉर्म किया कस्टम हाउस एजेंट है वो भी इसको बिल कर देगा और ये इसको पेमेंट कर देगा। इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है इस तरीके से वर्क करता है। तो चलते हैं फॉर्मेट देख लेते हैं जिससे थोड़ा आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो हम आ गए अपने सिस्टम पर और सबसे पहले हम देखेंगे होल्डिंग। यहाँ मैं पीडीएफ में है, वर्ड में था, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, बड़ा दिखता है तो आसानी से आपको समझ में आता है। तो ये सबसे पहले आ गया आपका होल्डिंग डिटेल, जो मैंने आपको बताया था ऑप्शनल है। तो ये आपको देना होगा अपना बैंक से वगैरह से लेके एबीसी, ये किसको जो शिपिंग लाइन है उसको एड्रेस हो रहा है कि फला फला है। ये डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आपको डालना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कर रहे हैं उसकी डिटेल डालनी होगी। अगर कंटेनर डैमेज होता है या कोई भी देरी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये उसके डिमांड ड्राफ्ट से काट लेंगे। और अगर शॉर्टेज पेमेंट होती है तो उसके बाद वो रिसीव करके रिपोर्ट कर देंगे। पर ये ऑप्शनल है तो इस पर आपको जाने का नहीं है। यहाँ पे बीएल नंबर हो जाएगा, 20 फीट का है, कंटेनर का नंबर हो जाएगा, 20 फीट है, 40 फीट है, क्या उसी के अकॉर्डिंग ये डिटेल हो जाएगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है बॉन्ड लेटर। अब देखिए बॉन्ड क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे चेन्नई में आता है तो 40 रुपए के बॉन्ड में भी हो जाता है, और दिल्ली में आता है तो 500 की बॉन्ड होता है। वो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो गया सबसे पहली चीज जो है, जो ये किन दोनों के बीच में हो रहा है, फ्रेट फॉरवर्डर और शिपिंग लाइन के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उसी जो शिपिंग लाइन है उसका नाम है। बाकी मैंने यहाँ पे एबीसी डाल दिया, मैं नाम नहीं शेयर करना चाहता था। तो बाकी ये सारी डिटेल है। और आप देख सकते हो फैक्ट्री डिस्टफिंग के लिए ये बॉन्ड है, ये कंटेनर है। आप यहाँ पे क्या अपना जो नाम है वो डालोगे, किस पीरियड से होगा, क्या बॉन्ड परचेज कौन करेगा, सारा चीज़ आपको होना चाहिए। और इसमें डेट उसके पहले नहीं होनी चाहिए। बेनिफिशियरी रेफरेंस नंबर वगैरह आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सारा चीज़ लिखा हुआ है। डिस्टफिंग के लिए आप परमिशन मांग रहे हो, और अपने जो कंसाइनी है या जो सीएच है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा। आप कहाँ से डिलीवरी लोगे, आईसीडी से लोगे, कहाँ से लोगे, सारी डिटेल आपका पोर्ट का वाली डिटेल यहाँ पे डालना होगा। कौन रिसीव करेगा, ये यहाँ पे फिर इनका नाम आ गया। और आप सेफली जो है, जो आपको टाइमलाइन दी गई है, आप कंटेनर उतने में भेज दोगे। इसी की डिटेल यहाँ पर सारी लिखी हुई है। डिस्टफिंग के कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं। अगर कोई गारंटी के लिए आप क्या करते हो, ये जो नीचे क्लॉज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है। आप नीचे आ जाओगे तो इस पे पूरी डिटेल हुई है। अगर ये कंटेनर सेफली कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में आप वापस भेज दोगे, नहीं भेज पाते तो आपको चार्जेस होगा। उसके अलावा इसी तरीके से लॉस हो जाता है तो कितना खर्च आता है। डिस्टफिंग ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप डैमेज कर देते हो तो आपको करना पड़ेगा। सारी डिटेल है, मैं आप पॉज कर लेना और उसको पढ़ लेना। उसके साथ सबसे बड़ी चीज होता है एम वैल्यू। अब वैल्यू अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो लीनियर का, सबका लीनियर का जो कंटेनर का प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप जिसे खो जाता है या नहीं मिल पाता है तो उसके आपका जो वैल्यू होगी वो 2,75,000 रुपए है। और 20 फीट कंटेनर की, अगर आप 40 फीट कंटेनर की बात करें पर 5.5 लाख का है। उसके बाद यहाँ पर हाई क्यूब वगैरह आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। मतलब आपको इतना पे करना पड़ सकता है। उससे पहले ही सारी डिटेल ले लेते हैं, पूरी कंप्लीट डिटेल आपसे ले लेते हैं। उसके अलावा जो पेनल्टी लगती है डिले वगैरह की वो अलग है, ठीक है।
इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 5 दिन का मिला हुआ है। आप अगर 14 दिन का होता है या इतने दिन का होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन होता, और सारी डिटेल लिखी हुई है। अच्छा हाँ, टर्मिनल आप देखिए 3 डेज, मान सपोज कीजिए आपने 14 दिन का या 15 दिन का लिया, 15 दिन का आपको फ्री मिला, तो आदमी सोचता है कि मुझे 15 दिन का टाइम मिल गया। ऐसा नहीं है, टर्मिनल पे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद जोड़ा जाता है। तो टर्मिनल का टाइम अलग होता है और बाद में डिस्टर्बिंग के बाद वह जो रिटर्न पहुंचाने का होता है, उन दोनों को जोड़ के 15 दिन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज हो गया, लॉस हो जाता है क्या, किस कंडीशन में क्या है, एग्रीमेंट है, सारी डिटेल्स है, फोटोग्राफ्स है, सब आपको यहाँ पे करना होगा। आपको डैमेज रिसीव होता है आप पहले से करोगे, तो ये अंडरटेकिंग है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सारा करके नाम वगैरह कौन कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, और बाकी बैंक जो है इसको अटेस्ट करेगी। जब तक बैंक अटेस्ट नहीं करेगा ये वैलिड नहीं होगा एग्रीमेंट, इसको बैंक को भी अटेस्ट कराना पड़ता है। तो आपको ये स्टैम्प पेपर पे लेना होगा, आप ये स्टैम्प पेपर पे भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको शेयर करोगे। फ्रेट फॉरवर्डर किसको, शिपिंग लाइन को करेगा, कस्टम हाउस एजेंट भी होता तो वो भी शिपिंग लाइन को करता। तो उसके बाद ये इस तरीके से आपका डे स्टफिंग का एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ खर्चा कितना आया। तो आप देख सकते हो ये जो फ्रेट फॉरवर्डर है उनकी इनवॉइस है, और सबसे पहले आता है ओशियन फ्रेट चार्जेस, यानी जो फ्रेट चार्जेस लगा जो सबसे मेन है, तो वो ये है 5,265। अब इसमें सारा कुछ इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, कंटेनर के चार्जेस वगैरह जो वहां से हुआ, उसके अलावा इन्होंने 77 से कन्वर्ट करके इसको कर दिया करीब 4 लाख 5,000 समथिंग को कर दिया। आप शिपिंग लाइन ने डिलीवरी ऑर्डर दिया था, मैंने आपको याद होगा, तो उसका 2,500 रुपये लिया है, इंडियन रुपीज आ गया अब यहाँ से। उसके बाद शिपिंग लाइन भी और भी चार्जेस लिए, उसका हो गया। बाकी CHA का अलग है, ये मैं सिर्फ आपको इसको मिला के आप देख सकते हो, एक शिपमेंट बनाने में 4.5 लाख का खर्चा आ गया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।